जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज भूगोल की श्रृंखला में हम बात करेंगे दुनिया के विश्व के एक बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप की, जिसे पूर्णता नहीं तो लगभग अधिकांश भाग उसका दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण उसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। वैसे तो दुनिया को लगता है, जानने वालों को लगता है कि अमेरिका एक देश है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अमेरिका एक भूखंड है जिसकी खोज अमेरिको वेस्पुसी ने की थी। और जो अमेरिकी भूखंड दो महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है, उस अमेरिका का जो भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है उसे उत्तरी अमेरिका कहा जाता है, और जो भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है उसे दक्षिणी अमेरिका नाम दिया जाता है। तो आज हम दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः पड़ने वाले महाद्वीप साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की यात्रा पर चलेंगे। और उस यात्रा को शुरू करने के पहले उसका सामान्य सा परिचय हम बताएंगे। हमने मानचित्र दक्षिण अमेरिका का बना रखा है, जिसमें हालांकि सबसे बड़े रूप में ब्राजील दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ब्राजील ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य पहचान है। ये ब्राजील देश ही जिसे दुनिया में फुटबॉल का पर्याय, कॉफी का पर्याय माना जाता है, ब्राजील, वो ब्राजील इस महाद्वीप के 2/3 भाग पर फैला हुआ है। वो ब्राजील इस महाद्वीप के मात्र 2 देशों को छोड़कर बाकी के सारे देशों की सीमा को स्पर्श करता है। खैर, ब्राजील की बात क्रम से हम आगे करेंगे, लेकिन इस महाद्वीप की सामान्य चर्चा हम कर लें। आहिस्ता आहिस्ता इस महाद्वीप की यात्रा पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये महाद्वीप जो अधिकांश, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि अधिकांश भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन इसका न्यूनतम भाग, एक छोटा सा भाग, उत्तरी भाग कहते हैं, आपके उत्तरी गोलार्ध में भी है, क्योंकि इस महाद्वीप के उत्तर से गुजरती है, इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से गुजरती है इक्वेटर या विषुवत वृत्त। इक्वेटर गुजरती है, ये दिख रही है सामने इस महाद्वीप के। जो महाद्वीप दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का महाद्वीप है। कुल महाद्वीप 7 हैं, और 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है एशिया, दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका, और तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, और चौथा नंबर आता है उन 7 महाद्वीपों में इस साउथ अमेरिका का। और ये साउथ अमेरिका कहते हैं जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाए जाने के कारण पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रत्येक महाद्वीप को एक विशिष्ट उपमा के साथ विभूषित किया जाता है, जैसे कि यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, अच्छी उम्मीद का महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू लैंड, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, और कहते हैं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, अंटार्कटिक महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप बोला जाता है। वैसे ही साउथ अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जब हम देशों की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे और हम पेरू जाएंगे और गुआनो पक्षी की चर्चा करेंगे, तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा। आज भी दुनिया में अगर पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजाति कहीं है, कहीं विविधता है, तो वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसके उत्तरी भाग से इक्वेटर की शुरुआत होती है और जिसके मध्य भाग से कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर को बोलेंगे हम विषुवत वृत्त और मकर वृत्त को बोलेंगे कैप्रिकॉर्न।
उत्तरी भाग से जिसके निकलती है विषुवत रेखा और मध्य भाग से निकलती है मकर रेखा। ध्यान रखना, ये महाद्वीप जिसके उत्तर में कैरिबियाई सागर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। कुछ भाग कहते हैं, कुछ भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर के प्रभाव में है और अधिकांश भाग दक्षिणी अटलांटिक महासागर के स्पर्श में है या उसके प्रभाव में है। ऐसे ही इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर इसके पश्चिमी भाग पर फैला हुआ है। ऊपर की ओर उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण की ओर या इसके मुख्य क्षेत्र की ओर है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में कहते हैं कैरिबियाई सागर है। और कहते हैं ये साउथ अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका अपने एक देश कोलंबिया के माध्यम से मध्य अमेरिका और मध्य अमेरिका से होते हुए नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ होता है। कोलंबिया के माध्यम से ये जुड़ा है पनामा से और मध्य एशिया के देशों से, और ये मध्य अमेरिका के देशों से, और ये मध्य अमेरिका के देश ही आगे जाके उत्तरी अमेरिका का रास्ता साफ करते हैं। तो ये अमेरिका के दोनों भूखंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में है उसे उत्तरी अमेरिका, और उसी उत्तरी अमेरिका में है कनाडा, अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको। मध्य अमेरिका में छोटी छोटी कंट्रीज हैं और साउथ अमेरिका में लगभग 12 से 13 देश हैं। और कहते हैं कि इस आपके साउथ अमेरिका को, मध्य अमेरिका के देशों को और कहते हैं कैरिबियाई सागर के जितने भी देश हैं उन सब को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन अमेरिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महाद्वीप में या इस क्षेत्र में फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगीज भाषाएं बोली जाती हैं, पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती हैं। और इन सारी लैंग्वेज का, भाषाओं का जन्म लैटिन भाषा से हुआ है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को मध्य अमेरिका, कैरिबियाई सागर के देशों को और दक्षिण अमेरिका के देशों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है लैटिन अमेरिका। जिस तरीके से संस्कृत से हिंदी और अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है, वैसे ही लैटिन से कई यूरोपीय भाषाओं का जन्म हुआ है। और जिस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये भाषाएं बोली जाती हैं वो सब कहीं ना कहीं लैटिन से जन्मी है। इसलिए इस सारे महाद्वीप को, इस सारे भूखंड को, इस सारे क्षेत्र को लैटिन अमेरिका नाम दिया जाता है। अभी हम इस महाद्वीप की राजनीतिक उपलब्धियों को, राजनीतिक क्षेत्र की बातों को साझा करते हैं। फिर हम इस महाद्वीप के भौगोलिक पक्ष पर भी जाएंगे। यही हम यात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि इक्वेटर जो आपका विषुवत व्रत है, ये इक्वेटर यहीं से शुरू होता है और उसी इक्वेटर के शुरू होने के कारण, इक्वेटर के डोर होने के कारण इसको नाम दिया गया है, पहले देश को नाम दिया गया है इक्वेटर का डोर। इक्वाडोर नामकरण का कारण ही है इक्वेटर का प्रारंभ होना, विषुवत व्रत का प्रारंभ होना, जिसे हम मजाक में कहते हैं इक्वेटर का डोर, इक्वाडोर। तो उस देश का नाम हो गया इक्वाडोर। और मजाक में कहते हैं कि वहाँ के लोग होते हैं क्यूटो, या वहाँ के लोग होते हैं क्यूट, तो वहाँ की राजधानी का नाम है क्यूटो। इक्वेटर का डोर इक्वाडोर और वहाँ के लोग होते क्यूट, तो वहाँ की राजधानी क्यूटो। और वहीं से निकला है कोलंबिया, कोलंबिया से ही निकली है विषुवत व्रत। ये विषुवत व्रत या इक्वेटर साउथ अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है। वो लाल रेखा से हमने उसको बना भी रखा है। इक्वेटर का डोर इक्वाडोर, वहाँ के लोग क्यूट, तो राजधानी क्यूटो। और फिर दूसरा देश है कोलंबिया,
जिसकी राजधानी बगोटा। और फिर तीसरा देश है ब्राज़ील, जिससे गुजरता है इक्वेटर या विषुवत व्रत। खैर, ब्राज़ील तो दुनिया का एकमात्र वह देश है जहाँ से विषुवत व्रत और मकर व्रत दोनों गुजरते हैं। दुनिया का एकमात्र देश ब्राज़ील ही है जहाँ से दो महत्वपूर्ण व्रत या रेखाएं गुजरती हैं। देश तो छोड़िए आप, कई महाद्वीपों से भी दो महत्वपूर्ण व्रत नहीं गुजरते, ध्यान रखना। लेकिन ब्राज़ील एक इतना महत्वपूर्ण भौगोलिक दृष्टि से देश है, इतना विस्तृत, इतना विशालकाय देश है, इतना अक्षांशीय विस्तार है उसका, कि उससे दो दो व्रत गुजरते हैं। तो अगर हमने विषुवत व्रत की यात्रा शुरू की, कि विषुवत व्रत इक्वेटर का डोर, इक्वेडोर, वहाँ के लोग होते क्यूट, राजधानी क्यूटो, दूसरा कोलंबिया और कोलंबिया की राजधानी बगोटा, और फिर कहते हैं ब्राज़ील। ये 3 देशों से गुजरता है आपका विषुवत व्रत। अब देख लेते हैं मकर व्रत। मकर व्रत अगर हम देखेंगे तो मकर व्रत कैप्रिकॉर्न, जिसको हमने बना भी रखा है, जो कहते हैं साउथ अमेरिका, जो आकार में ऊपर की ओर काफी चौड़ा है और नीचे की ओर सकरा होता हुआ जाता है और एक प्रायद्वीप की तरह प्रतीत होता है। ऊपर की ओर बहुत चौड़ा है और नीचे की ओर सकरा होता हुआ प्रायद्वीप की तरह प्रतीत होता है, और उसी के मध्य भाग से गुजरती है, उसी के मध्य भाग से गुजरती है कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ये मकर रेखा चिली से प्रारंभ होती है, एक देश साउथ अमेरिका का, जो चिली अपने नाम के जैसे ही बिल्कुल मिर्ची के आकार का देश है। पतला लंबा सा ये चिली से ये शुरुआत करता है, अर्जेंटीना से भी होकर ये मकर व्रत गुजरता है, और पराग्वे, एक लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ अमेरिका की पराग्वे, और ब्राज़ील के दक्षिणी भाग से होकर ये मकर व्रत गुजरता है। तो साउथ अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से गुजरता है मकर व्रत या कैप्रिकॉर्न। ध्यान रखना, पहला है चिली, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है पराग्वे, और चौथा है आपका ब्राज़ील। इक्वेटर हमने देखा था 3 देशों से गुजरा था, इक्वेटर का डोर, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। साथ में बताया था कि ब्राज़ील दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ से 2 महत्वपूर्ण व्रत गुजरते हैं, इक्वेटर भी गुजरता है और कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। फिर देख लेते हैं हम कि विषुवत व्रत के उत्तर की ओर मुख्यतः आपके ये देश आपको दिखाई देंगे, वेनेजुला, जिसकी राजधानी कराकस है, उसके बाद गुयाना, जिसकी राजधानी जॉर्जटाउन है, सूरीनाम, जिसकी राजधानी पैरामबो है, और कहते हैं फ्रेंच गुयाना, जिसकी राजधानी क्वेन्ने है। ध्यान रखना, फ्रांस का गुयाना जो है उसको फ्रेंच गुयाना बोला जाता है। सूरीनाम, उसकी राजधानी पैरामबो है, और गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है। वेनेजुला की राजधानी कराकस है। ये 4 देश विशुद्ध रूप से इक्वेटर के उत्तर की ओर हैं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में हैं। बाकी के देश कहते हैं कि थोड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में कोलंबिया का भी हो सकता है, इक्वाडोर का भी हो सकता है, ब्राज़ील का भी हो सकता है, लेकिन उनका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में ही है। तो ये थोड़ी सी सामान्य चर्चा। एक छोटा सा द्वीप भी यहाँ बनता है, जिसको बनाना हम मिस कर गए। फॉकलैंड का द्वीप जो बनता है, और वो फॉकलैंड का द्वीप अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में संघर्ष का कारण भी बनेगा, और अंततः उस पर ब्रिटेन और यूके का अधिकार हो जाएगा। हम बात करते हैं अब पक्षियों के महाद्वीप की, दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे बड़े महाद्वीप की प्रजाति, पक्षियों की प्रजाति जहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, उस महाद्वीप की, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पड़े भी क्यों, अगर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं,
कि अगर इसको ना पढ़ें तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसको ना पढ़ें, अगर हम इसकी प्रासंगिकता की बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पक्षियों का महाद्वीप तो ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो इसके पश्चिम में स्थित है, वो आप चूक जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो पेरू से शुरू होती है और ब्राज़ील और 8 देशों में बहते बहते वो अमेज़न, जो आपने नाम सुना होगा अमेज़न की साइड, तो वो अमेज़न जो दुनिया में जल प्रवाह की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। हालांकि वो नदी लंबाई में नील नदी के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन जल प्रवाह की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से, सहायक नदियों की दृष्टि से वो नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अगर आप ये साउथ अमेरिका महाद्वीप नहीं पढ़ेंगे तो उस एंडीज पर्वत श्रृंखला को, अमेज़न नदी को और ब्राज़ील के रूप में एक बहुत बड़े कॉफ़ी उत्पादक देश को, जिसको द हाउस ऑफ कॉफ़ी कहा जाता है, उसको चूक जाएंगे। हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, साउथ अमेरिका की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, हम हर देश की कहानी पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके भौतिक भूभाग को लेके होगा तो एक अलग प्रयास, हम बिल्कुल अलग प्रयास करेंगे और उसका अलग वीडियो भी बनाएंगे। अभी हम बात करेंगे, इनकी हमने बात कर ली कि फ्रेंच गुयाना राजधानी क्वेन्ने है। यहाँ ये फ्रांस का अधिकृत देश है। हमने कहा था कि पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो कभी फ्रांस का, स्पेन का या पुर्तगाल का उपनिवेश रहा, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के युग में इस दक्षिण अमेरिका में कहते हैं इन यूरोपीय देशों का साम्राज्य रहा। भारतीय इतिहास में भी हम कहीं ना कहीं जब यूरोपीय आगमन पढ़ते हैं और यूरोपीय आगमन में सबसे पहले आए पुर्तगालियों की असफलता पर चर्चा करते हैं कि आखिर पुर्तगाली जब भारत में सबसे पहले आए, हालांकि अंग्रेज भारत में तीसरे नंबर पर आए, लेकिन उन्होंने भारत में साम्राज्य बना लिया, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली, लेकिन पुर्तगाली उनसे काफी समय पहले आने के बाद भी भारत में क्यों स्थिर नहीं रह सके और अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके, तो इसका बहुत बड़ा कारण इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में छुपा है। क्योंकि पुर्तगालियों को एक बड़ा उपनिवेश मिल गया था ब्राजील, इसलिए उन्होंने ईस्ट के इंडिया पर, भारत पर ध्यान देना कम कर दिया और ब्राजील में अपने एक बड़े उपनिवेश की स्थापना की। इसलिए आज भी ब्राजील की राजकीय भाषा पुर्तगीज है। वहाँ पर पुर्तगाली भाषा को ही बोला जाता है और राजकीय भाषा का सम्मान दिया जाता है। ऐसे ही गुयाना एक सिंपल गुयाना है जिसकी राजधानी जॉर्जटाउन है, एक सूरीनाम है जिसकी राजधानी पैरामिगो है, एक फ्रेंच गुयाना है जिसकी राजधानी है कोयने, और इस फ्रेंच गुयाना में एक जगह है कोरू, ध्यान रखना, अंतरिक्ष शोध केंद्र है जहां से फ्रांस के अंतरिक्ष यान या फ्रांस के सारे अंतरिक्ष संबंधी शोध कार्य किए जाते हैं। खैर, इन 3 देशों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि इन्हीं से लगे कैरिबियाई सागर वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, यहाँ हमारे बोर्ड की सीमा है, इसलिए उस कैरिबियाई देश को हम नहीं बता पाए, लेकिन इस कैरिबियाई सागर में एक ट्रिनिडाड और टोबैगो राष्ट्र है जहां भारतीय मूल के एक साहित्यकार बीएस नायपाल, विद्याधर सूरज नायपाल, विद्याधर बीएस नायपाल, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, जो बीएस नायपाल के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो बीएस नायपाल रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद किसी भारतीय द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। बीएस नायपाल, खैर हालांकि उनकी मृत्यु अभी विगत कुछ वर्ष पहले हुई है, बीएस नायपाल अपने साहित्य को लेके, जीवंत और विवाक साहित्य को लेके बहुत चर्चित थे और उन्हें 2000 में दिया गया था नोबेल
लिटरेचर अवार्ड, भारत में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद पुरस्कार पाने वाले हैं BS नायपाल। हालांकि वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका जन्म ट्रिनिडाड एवं टोबैगो माना जाता है। खैर, ये कैरिबियाई सागर से लगे देशों की हमने चर्चा की, तो साथ में चर्चा कर ली BS नायपाल की, जो साहित्यकार हैं और जिन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अब हम चर्चा कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका के सबसे उत्तर में स्थित देश वेनेजुएला की। हालांकि सबसे उत्तरतम बिंदु कोलंबिया में आएगा, पॉइंट गैलेनस बोलेंगे, वो कोलंबिया में आएगा, लेकिन फिर भी कहते हैं उत्तरी भाग में जो देश है वेनेजुएला, उसकी राजधानी है कराकस। इस वेनेजुएला के बारे में हम बात करें, जो वामपंथी साम्यवादी तेवरों वाला एक देश था, वामपंथी साम्यवादी तेवरों वाला एक देश जो शीत युद्ध के दौरान और वर्तमान राजनीति तक कहते हैं वेनेजुएला अपने साम्यवादी वामपंथी तेवरों के लिए जाना जाता है, जिसकी राजधानी है कराकस। लेकिन इस वेनेजुएला की चर्चा का कारण केवल उसका राजनीतिक स्वरूप नहीं है, भौगोलिक संपन्नता भी इसको महत्वपूर्ण बनाती है। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से, जीके की दृष्टि से, वनडे एग्जाम की दृष्टि से और किसी भी एग्जाम की दृष्टि से वेनेजुएला में पाया जाने वाला कहते हैं खनिज तेल का संसाधन। कहते हैं कि इस वेनेजुएला में खनिज तेल संसाधन सऊदी अरब के बाद जो प्रमुख देश हैं उनमें सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब, जिसे खनिज संसाधनों का, पेट्रोलियम का सबसे संपन्न राष्ट्र माना जाता है, उसको पेट्रोलियम के संचित भंडारों में टक्कर देता है ये वेनेजुएला। ये दक्षिण अमेरिकी देश कहते हैं। यहाँ पर एक मैराकैबो लेक है, मैराकैबो लेक, या कहते हैं इसी भाग में एक मिलेगी मैराकैबो झील। ये मैराकैबो झील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और इसी झील के आसपास है खनिज तेल का बहुत बड़ा भंडार। और जब खनिज तेल कहते हैं यहाँ बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखना कि इसकी राजधानी कराकस, जो एक बंदरगाह नगर है, हालांकि हमने बीच में लिख रखा है ये बंदरगाह नगर है कराकस, और इस बंदरगाह नगर कराकस को, वेनेजुएला की राजधानी को फ्यूल पोर्ट भी कहते हैं, ईंधन बंदरगाह भी कहा जाता है। हर एग्जाम में या सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बंदरगाहों को कोड करके भी पूछ लिया जाता है। जैसे हमें यहाँ आगे ब्राजील में एक कॉफी पोर्ट या कॉफी बंदरगाह सेंटोस भी मिलेगा, जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ऐसे ही फ्यूल पोर्ट, कराकस की राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी कराकस को फ्यूल पोर्ट या ईंधन बंदरगाह कहा जाता है। मैं बताया कि खनिज तेल के संचित भंडारों में सऊदी अरब को, मध्य एशिया के देशों को टक्कर देने वाला ये दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला, जहां पर मैराकैबो लेक के आसपास पाए जाते हैं खनिज तेल के बृहद भंडार। ध्यान रखना, इसे फ्यूल पोर्ट कहते हैं क्योंकि अटलांटिक महासागर से जो भी जहाज आते हैं वो इस कहते हैं बंदरगाह पर ईंधन भरवाते हैं। इस कारण इसको कहते हैं आपका ईंधन बंदरगाह या फ्यूल पोर्ट बोला जाता है। मैराकैबो लेक भी हो गई, वेनेजुएला की राजधानी कराकस भी हो गई, फ्यूल पोर्ट भी हो गया। इसके अलावा यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और इस दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आपको कुछ दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटियां, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशिष्ट तथ्य आपको मिलेंगे। एक तो सबसे पहले दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित या सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसे एंजल नाम दिया गया है, वो एंजल जलप्रपात 979 मीटर ऊंचाई पर से, कहते हैं इतनी ऊंचाई पर से जल
गिरता है। इतना ऊंचा जलप्रपात पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। वो ऑर्निको की सहायक नदी कैरो, ऑर्निको की सहायक नदी कैरो पर बना हुआ है। ऑर्निको अमेजन के साथ साउथ अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है। उसकी सहायक नदी पर बनता है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। 979 मीटर ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, जो कि है वेनेजुला की राजधानी कराकस में। एक चीज और वेनेजुला की इंपॉर्टेंट है कि वेनेजुला, याद रखना, वेनेजुला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं जिन्हें लानोस कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एक लानोस मिलेंगे वेनेजुला में और एक ब्राजील में मिलेंगे कैंपॉस। ध्यान रखना, यहां पर मिलेगा आपको कैंपॉस और यहां पर मिलेगा आपको लानोस। ये दो साउथ अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ये एक तेल उत्पादक राष्ट्र है। तो वेनेजुएला ओपेक का संस्थापक सदस्य है। ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो खनिज तेल का निर्यात करते हैं, खनिज तेल के दामों को नियंत्रित करते हैं। वो ओपेक जो संगठन है उसका संस्थापक सदस्य है वेनेजुएला। आगे देखेंगे हम कि उसका एक सदस्य हमें इक्वाडोर के रूप में भी मिलेगा। हालांकि इस संगठन का भारत कभी सदस्य नहीं रहा। इस ओपेक की स्थापना 1960 में हुई, तब से लेके वेनेजुएला उसका एक सदस्य बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अगले देश कोलंबिया की। कोलंबिया, जो कि हमने बताया था, जिसकी खोजकर्ता, जिसकी राजधानी बगोटा है, इसके खोजकर्ता कोलंबस को माना जाता है। कोलंबस को माना जाता है, जो कोलंबस स्पेन के यात्री थे और 1492 में 1492 में ईस्ट के इंडिया की खोज के लिए निकले थे और भटकते भटकते ईस्ट की जगह वो वेस्ट आ गए थे। इस क्रम में उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी खोजा था। ईस्ट नहीं तो वेस्ट आए और वेस्ट का नाम रख दिया उन्होंने, ईस्ट का इंडिया नहीं तो वेस्ट का इंडिया, इसलिए उसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। और यहाँ भी कुछ घटनाक्रम हुआ कि इस देश का नाम उन कोलंबस के नाम पर पड़ गया कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है और साउथ अमेरिका का उत्तरी बिंदु पॉइंट गैलेनास, उत्तरी बिंदु इसी कोलंबिया में है। और यही कोलंबिया देश है जो मध्य अमेरिका के माध्यम से, मध्य अमेरिका के छोटे देशों के माध्यम से, ध्यान रखना, मध्य अमेरिका के छोटे देशों के माध्यम से उत्तर अमेरिका से संपर्क स्थापित करता है या उत्तरी अमेरिका के देशों से जुड़ा हुआ होता है। कोलंबिया की राजधानी बगोटा और कोलंबिया से भी विषुवत व्रत गुजरता है। इसी कोलंबिया की खोज कोलंबस ने की थी। ध्यान रखना, इसी कोलंबिया की खोज कोलंबस ने की थी। और इस कोलंबिया की, कहते हैं, एक बहुत फेमस पॉप सिंगर हैं जिनका नाम है शकीरा। आपने नाम सुना होगा, वाका वाका शकीरा, जो बहुत बड़ी पॉप सिंगर हैं। अच्छा, कोलंबिया के बारे में एक चीज और आती है कि जो अमेज़न नदी पेरू से निकलती है, उसके अमेज़न पेरू से निकलती है, उसका प्रभाव क्षेत्र कोलंबिया में भी रहता है। और कहते हैं कोलंबिया वाले क्षेत्र में, यहाँ कोलंबिया वाले क्षेत्र में के ब्राजील वाले क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है जिसे बोरो कहा जाता है। बोरो जनजाति कोलंबिया में, ब्राजील में और बोलाविया वाले क्षेत्र में या ब्राजील के इस वाले क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोरो, जो रेड इंडियन जनजाति का उपसमूह माना जाता है। यहाँ कोलंबिया की कहानी खत्म होती है। हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इक्वाडोर पर पहुंचते हैं। इक्वाडोर जिसके, जहाँ के लोग होते क्यूट, इसलिए उसकी राजधानी का नाम क्यूटो। ये इक्वाडोर कहते हैं, जो इक्वेटर पर स्थित है, कहते हैं इक्वेटर पर स्थित है। यहाँ भी उसी एंडीज पर्वत श्रृंखला पर कुछ हमें बड़े
ऊंचे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी मिलेंगे। दुनिया का कहते हैं सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी इक्वेडोर में माना जाता है, जिसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी को दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ये सारी ऊंचाई वाली, हाइट वाली जितनी भी कहते हैं स्थान, जितने भी तथ्य हमें मिल रहे हैं, उनके पीछे है एंडीज की पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया में सबसे लंबी तो है। एंडीज की पर्वत श्रृंखला जो कैरिबियाई द्वीप से लेके यहाँ से ऐसी पूरी फैली हुई है, दक्षिण तक फैली हुई है। कैरिबियाई द्वीप से लेके, कैरिबियाई सागर से लेके पूरी फैली हुई है। वो कहते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसलिए दुनिया के उच्चतम शिखर, उच्चतम संबंधित तथ्य आपको इस दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो मिल गया हमें एंजल जलप्रपात, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद मिला हमें दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। यही कहते हैं इक्वाडोर में सबसे ऊंची चोटी चिम्बराजो। चिम्बराजो सबसे ऊंची चोटी है इक्वाडोर की। ध्यान रखना, वो भी एक ज्वालामुखी है, लेकिन हाँ, उसको सक्रिय ऐसा नहीं बोला जा सकता जैसे है माउंट कोटोपैक्सी। ध्यान रखना, इक्वाडोर, इक्वेटर का डोर, इक्वाडोर जिसकी लोग होते क्यूट, इसलिए उसकी राजधानी क्यूटो। और ये इक्वाडोर भी खनिज तेल संसाधन का उत्पादन करता है, इसलिए ये भी ओपेक का एक सदस्य है। इस इक्वाडोर को लेके एक तथ्य और आता है कि थोड़ी सी ही दूर पर विषुववृत्त में एक छोटा सा द्वीप इक्वाडोर के सामने स्थित है, उसे बोलते हैं गैलापागोस द्वीप। ध्यान रखना, गैलापागोस द्वीप उसको बोला जाता है, गैलापागोस द्वीप उसको बोला जाता है। और ये द्वीप जो इक्वेटर पर स्थित है, इक्वाडोर के अधीन है, ये कछुओं के प्रजनन के लिए पूरे विश्व में चर्चित है। गैलापागोस द्वीप जो इक्वेटर के अधिकृत है, वो पूरी दुनिया में कछुओं के प्रजनन के लिए बहुत चर्चित माना जाता है। इक्वाडोर एक प्रमुख केला उत्पादक राष्ट्र भी है, और ये केला निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में से एक माना जाता है। कहानी खत्म होती है इक्वाडोर की, और कहानी शुरू होती है दक्षिण अमेरिका के। कहते हैं दक्षिण अमेरिका के तीसरे बड़े राष्ट्र की, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे बड़े राष्ट्र की, जिसका नाम है पेरू। पेरू की राजधानी लीमा। ध्यान रखना, पेरू की राजधानी लीमा। कहते हैं हमारे यहाँ ईमा, लीमा, रीमा कोई भी हो, ये पेरती बहुत हैं। बुंदेलखंडी में बोला जाता है पेरना मतलब परेशान करना। तो पेरू की राजधानी लीमा, रीमा नहीं, लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये साउथ अमेरिका का तीसरा बड़ा देश है, क्योंकि पहला है ब्राजील, दूसरा है अर्जेंटीना, और तीसरा है पेरू। पेरू की राजधानी लीमा, और ये लीमा अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान के रूप में या अनुसंधान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। ये पेरू कहते हैं चांदी के संचित भंडार, चांदी खनिज के भंडार पेरू में बहुत ज्यादा है। पेरू दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मत्स्य मछली उत्पादक राष्ट्र है, क्योंकि आप ध्यान रखना कि यहाँ का एक पक्षी है ग्वानो, जो बहुत फेमस है, और वो ग्वानो पक्षी पानी के अंदर जाके मछलियों को खाता है, और उस पक्षी की बीट से, उसके मल मूत्र से एक खाद, प्राकृतिक खाद तैयार होती है, और वो प्राकृतिक खाद फसलों में बड़ा सहयोग करती है। तो ध्यान रखना, मत्स्य उत्पादक राष्ट्र है। ग्वानो पक्षी की बीट से प्राकृतिक, कहते हैं प्राकृतिक खाद यहाँ प्राप्त होती है। ये पेरू जिसके तट पर चलती है हम्बोल्ट
पूरे साउथ अमेरिका में 3 बड़ी जलधाराएं रहेंगी। पेरू और चिली के तट पर चलती है आपकी ठंडी जलधारा जो ध्रुवों से उठती है और पेरू के तट पर अपना प्रभाव दिखाती है। उसे हम्बोल्ट इसलिए कहा जाता है कि एक यूरोपीय व्यक्ति अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए हम्बोल्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम पर ही बोला जाता है। इसे हम्बोल्ट करंट या हम्बोल्ट की ठंडी जल धारा। 3 धाराओं की हमने बात की। एक फॉकलैंड की ठंडी जलधारा यहाँ अर्जेंटीना के या साउथ अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग पर चलती है और एक चलती है ब्राजील की गर्म जल धारा। 3 जलधाराओं का प्रभाव आपको पूरे साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। हमने कहा था हम फिजिकल की बात करते चलेंगे उतनी जितनी हमें आवश्यकता महसूस होगी, क्योंकि इसी हम्बोल्ट के प्रभाव से एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का जन्म होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ ठंडी जलधारा होती है वहाँ वहाँ महाद्वीपों में मरुस्थलों का निर्माण होता है। कहते हैं कि साउथ अमेरिका के पश्चिम में अटकामा है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट है और सहारा मरुस्थल भी अफ्रीका के पश्चिम में है। किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में जहाँ ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है वहाँ मरुस्थल की उपस्थिति होती है। खैर, हम भूगोल में बहुत अंदर ना जाते हुए उथला उथली बात करते हुए आगे बढ़े तो कहते हैं हम्बोल्ट की जलधारा के कारण कहते हैं यहाँ पर पैदा होता है एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जिसका नाम है अटाकामा। अटाकामा का डिजर्ट जिसका महत्वपूर्ण भाग चिली के उत्तर में है कहते हैं, लेकिन उसका कुछ भाग पेरू में भी रहता है। और हम्बोल्ट जलधारा के प्रभाव के कारण कहते हैं हम्बोल्ट जलधारा के प्रभाव के कारण इस मरुस्थल का जन्म होता है। खैर, इस मरुस्थल के बारे में हम बात थोड़ी सी आगे चल के करेंगे, क्योंकि पेरू में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहीं मिस ना हो जाए कि पेरू में इंका सभ्यता, जैसे भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी, ऐसे ही पेरू में इंका सभ्यता कहते हैं आदिम सभ्यता के शहर इंका सभ्यता, इंका जनजाति भी बोला जाता है। जैसे हमने बोरो जनजाति बोली, ऐसे यहाँ इंका जनजाति या इंका सभ्यता जो आदिम सभ्यता है उसके साक्ष्य मिलते हैं और एक शहर मिलता है माचू पिचू। ध्यान रखना, जिस माचू पिचू शहर को इंका सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हुए पाया गया और उसे यूनेस्को में भी स्थान दिया गया। यूनेस्को विरासत सूची में 1983 में स्थान दिया गया, जबकि 2007 में माचू पिचू को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया। तो इंका सभ्यता, आदिम सभ्यता और माचू पिचू शहर जो दुनिया की विरासत और आश्चर्य माने जाते हैं और संपूर्ण दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में इनका नाम लिया जाता है। अगर हमने पेरू में पर्यटक स्थल की बात कर ली, विरासत या आश्चर्य की बात कर ली, तो दक्षिण अमेरिका में रियो डो जेनेरो में आपको एक और दुनिया का आश्चर्य मिलेगा। रियो डो जेनेरो जो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में मकर व्रत पर ही स्थित है, रियो डो जेनेरो, वहां मिलेंगे क्राइस्ट ऑफ रिडीमर। ध्यान रखना, क्राइस्ट ऑफ रिडीमर पहाड़ पर, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर बनाई गई जीसस क्राइस्ट की विशालकाय प्रतिमा जो अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक है, उसे भी दुनिया के आश्चर्यों में स्थान दिया जाता है। पेरू से यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अगर पेरू में कुछ कम हुआ हो तो भूल चूक, बाकी सारे तथ्यों को हमने समेटने का प्रयास किया। हाँ, पेरू और बोलाविया की सीमा पर एक और ऊंची चीज मिलती है, और ऊंची चीज या उच्च चीज या मिलती है एक टिटिकाका लेक, जो कि पेरू और बोलाविया की सीमा पर है। टिटिकाका झील जो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य युग, नौवहन युग झील मानी
जाती है। एक ऐसी झील जिसमें नौका विहार किया जा सकता है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, उसे कहते हैं टिटिकाका लेक, टिटिकाका झील। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौवहन झील का नाम है टिटिकाका, और टिटिकाका झील पेरू और बोलाविया की सीमा पर स्थित है। अब अगर हम बात टिटिकाका झील की कर रहे हैं, और इसी टिटिकाका झील से एंडीज पर्वत से निकलती है अमेज़न नदी, जो अमेज़न नदी बहते बहते यहाँ पहुंचेगी। अमेज़न नदी बहते बहते विभिन्न शाखाओं के माध्यम से यहाँ पहुंचेगी, और कहते हैं विषुववृत्त पर दो भागों में अटलांटिक महासागर में मिल जाएगी। उसका उद्गम भी टिटिकाका लेक के पास से ही एंडीज पर्वत से होता है। अमेज़न नदी जो दुनिया की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है, जो दुनिया की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, जो दुनिया की सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी है अमेज़न, वो निकलेगी पेरू की, कहते हैं पेरू और बोलाविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील के पास से। अगर दुनिया की सबसे ऊंची सर्वोच्च तथ्यों की बात हो रही है, तो हम क्यों ना बोलाविया की राजधानी लापाज की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा जोक में कि बोला और लापा दिया, बोला और लापा दिया, लापा नहीं दिया, बोलाविया की राजधानी लापाज, ये दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। दुनिया में हाईएस्ट, अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कोई कैपिटल है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कोई राजधानी है, तो वो है बोलाविया की राजधानी लापाज। हालांकि लापाज का स्थान प्रथम है, जबकि दूसरा स्थान माना जाता है इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो का। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी बोलाविया की लापाज है, और दूसरी राजधानी है, कहते हैं आपकी इक्वाडोर की क्यूटो। बोलाविया की कहते हैं राजधानी लापाज। ये बोलाविया टिन खनिज के लिए बहुत जाना जाता है। बोलाविया टिन खनिज के लिए बहुत जाना जाता है। बोलाविया और पैराग्वे साउथ अमेरिका की दो कंट्री हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। यही हम खत्म करते चलते हैं इस कहानी को, जो बोलाविया टिन खनिज के लिए जाना जाता है। जो बोलाविया और पेरू की सीमा पर टिटिकाका लेक है, वो बोलाविया जिसकी राजधानी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज है, वो बोलाविया लैंडलॉक्ड है। पूरे साउथ अमेरिका में कहते हैं केवल दो देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, एक है बोलाविया और एक है पराग्वे। ध्यान रखना, वो बोलाविया जो टिन का उत्पादक है, ब्राजील के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। ब्राजील की सीमा 10 देशों से लगती है, केवल दो देशों से ब्राजील की सीमा साउथ अमेरिका में नहीं लगती, और वो दो देश हैं, एक तो चिली और एक इक्वाडोर। केवल दो देशों से ब्राजील की सीमा नहीं लगती, लेकिन जिन 10 देशों से ब्राजील की सीमा लगती है, ध्यान रखना, उन 10 देशों में सबसे ज्यादा ब्राजील की सीमा लगती है बोलाविया से। जो बोलाविया कहते हैं, बोलाविया, बोला और लापा दिया, बोलाविया की राजधानी लापाज। जैसे बोला था इक्वेटर का डोर, इक्वेडोर, वहां के लोग होते हैं क्यूट, वहां की राजधानी क्यूटो। ऐसे ही बोला तो लापा दिया, तो बोले बोलाविया की राजधानी लापाज। लापा बोले तो थप्पड़, ध्यान रखना। तो बोलाविया की राजधानी लापाज। बोलाविया लैंडलॉक्ड कंट्री, और बोलाविया के साथ है आपका पराग्वे। ध्यान रखना, पराग्वे की राजधानी अंसुनसियोन, पराग्वे की राजधानी अंसुनसियोन, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, और इससे मकर व्रत आपको गुजरते हुए दिखाई दे रहा है। अब ध्यान रखना, अमेज़न की सहायक नदियां इस बोलाविया को भी कवर करेंगी। अमेज़न कम से कम 8 देशों से प्रभावित होकर निकलती है, या उसके प्रभाव क्षेत्र में, उसके अपवाह क्षेत्र में साउथ अमेरिका के लगभग 8 देशों का भाग आता है। अगर हमने लैंड लॉक्ड कंट्री की बात कर ली है, तो इन्हीं के बीच में या इन्हीं
के आसपास पाया जाता है एक, कहते हैं, घास का मैदान या दलदली भूमि, जिसे ग्रान चाको कहा जाता है। ग्रान चाको कहा जाता है, जिसे उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधी घास के मैदान बोले जाते हैं। अभी हमने कैंपस और लानोस देखे थे, उष्ण कटिबंधी घास के मैदान। ऐसे ही बोलाविया, पराग्वे और अर्जेंटीना, बोलाविया, पराग्वे और अर्जेंटीना और ब्राजील के क्षेत्र में पाया जाता है ग्रान चाको दलदली भूमि या ग्रान चाको उपोष्ण घास के मैदान। तो ये बोलाविया और पराग्वे की कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती है। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चिली, मिर्ची के आकार के देश चिली, सैंटियागो पर पहुंचते हैं। और यहाँ वो ऊंचाई वाले फैक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एंडीज पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो कहते हैं प्रशांत महासागर की परिप्रशांत अग्नि मेखला या अग्नि वलय के अंतर्गत आती है। इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। यह क्षेत्र खास तौर पर ज्वालामुखी और भूकंप को लेके हमेशा चर्चा में बना रहता है। कहते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर बनाते हुए भी स्थित होती है। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर को बनाती हुई स्थित होती है ये एंडीज की पर्वत श्रृंखला। और यही इस चिली की राजधानी, जिसकी राजधानी सैंटियागो है, उसके साथ कहते हैं मिलते हैं दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। अभी हमने नाम लिया था दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी का। अब हम नाम ले रहे हैं दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। कभी कभी, या कहते हैं कुछ विद्वान, अभी माउंट कोटोपैक्सी की जगह ओजस डेल सलादो को दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी मानता है। हालांकि ये कोटोपैक्सी से ज्यादा हाइट पर स्थित है, लेकिन हाँ, उतना सक्रिय नहीं रहता जितना सक्रिय रहता है माउंट कोटोपैक्सी। बाकी आपको इसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी बार बार, समय समय पर। तो ध्यान रखना, दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलादो, वो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर ही स्थित होगा। और इस एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ भी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर होगी। हालांकि इसे कई जगह अर्जेंटीना में ही बताया जाता है, लेकिन सामान्यतः कहते हैं कि ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर बनाती है, उसी की सीमा पर स्थित है। कहते हैं एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एकांकागुआ। ध्यान रखना, ये भी कहते हैं दुनिया की हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है। ये चिली, जो मिर्ची के आकार का देश है, इसका दक्षिणी सिरा, इसकी दक्षिणी तटवर्ती रेखा बहुत कटी फटी है, बहुत ज्यादा उसमें कहते हैं बहुत ज्यादा काट छाट पाई गई है। चिली की राजधानी सैंटियागो, और चिली के उत्तरी भाग में मिला था हमें अटकामा मरुस्थल, जो हम्बोल्ट जलधारा के प्रभाव से बना था। अटकामा मरुस्थल, उस अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट उर्वरक पाए जाते हैं, और नाइट्रेट उर्वरक के रूप में जो खनिज स्रोत पाया जाता है, और उस खनिज में पाया जाता है नाइट्रेट के भंडार। उस खनिज का दोहन इतना अधिक किया गया है कि उस खनिज की, कहते हैं, उपस्थिति पर संकट आया है। तो यहाँ पर एक स्थान है अरेका। ध्यान रखना, अरेका नहीं, अरेका एक स्थान है जिसे दुनिया में शुष्कतम, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। अरेका, जिसे दुनिया में शुष्कतम स्थान माना जाता है, उस अरेका में
खनिज के अत्यधिक दोहन होने के कारण वहाँ से जनता का पलायन हो गया है और उस शहर को घोस्ट सिटी या प्रेतों का शहर घोषित कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, दुनिया का शुष्कतम शहर, शुष्कतम स्थान अरेका आपको इसी चिली में प्राप्त होगा। अटकामा मरुस्थल, इसके बाद अरेका शुष्कतम स्थान। और चिली का एक और फैक्ट कहते हैं कि दुनिया में तांबे के संचित भंडार या दुनिया में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कोई देश करता है तो उसका नाम है चिली। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करता है चिली। क्यूप्राइट जिसका अयस्क होता है, और कहते हैं तांबे की सबसे बड़ी खदान चुकिक माता तांबे की खदान कहते हैं इसी चिली में स्थित है। तांबे के सबसे ज्यादा भंडार इस चिली में है। अब हम जंप करके आ जाते हैं अर्जेंटीना पर। वो अर्जेंटीना जिसको हमने बना रखा है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, अर्जेंटीना जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना के नामकरण के पीछे भी एक खनिज है। कहते हैं अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क बहुत यहाँ पाया जाता था, तो इस देश का नाम उस अर्जेंटाइट चांदी के अयस्क के नाम पर कर दिया गया अर्जेंटीना, जो साउथ अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। साउथ अमेरिका का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। साउथ अमेरिका में ब्राजील के बाद दूसरा बड़ा देश, जबकि दुनिया में ये 8वें नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। दुनिया में 8 देशों को अगर हम देखें तो उसमें पहला रूस आता है, दूसरा कनाडा आता है, तीसरा चीन आता है, चौथा अमेरिका आता है, पांचवा ब्राजील ये आता है, छठवां ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवां भारत आता है। भारत के बाद अगर 8वां क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई बड़ा देश है तो उसका नाम है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और इस अर्जेंटीना को पशुओं और गेहूं का देश कहा जाता है। पहले तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक ही होता था पशुओं और गेहूं का देश अर्जेंटीना, जिसका नाम अर्जेंटाइट अयस्क के नाम पर रखा गया है अर्जेंटीना। ध्यान रखना, इस अर्जेंटीना की संपन्नता का कारण एक शीतोष्ण कटिबंधी ठंडी घास पंपास मानी जाती है। अर्जेंटीना की संपन्नता का प्रतीक इस पंपास घास के मैदान को बोला जाता है। हमने साउथ अमेरिका में ये चौथा और पांचवा घास का प्रकार पढ़ा। हमने लानोश भी देखा था, हमने कैंपोस भी देखा, हमने ग्रान चाको भी देखा। अब हम देख रहे हैं कि अर्जेंटीना की संपन्नता का प्रतीक है ये पंपास घास के मैदान, जो शीतोष्ण कटिबंधी ठंडी घास का प्रकार है। इसी घास के मैदान में अल्फा घास उगाई जाती है, जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। और गेहूं की जो फसल है, जो गेहूं ठंड में उगाया जाता है, वो इसी पंपास घास के मैदान में उगाया जाता है। साथ ही बड़ा क्षेत्रफल होने के अलावा, चारागाह की सुविधा होने के अलावा, कहते हैं यहाँ पशुपालकों के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो यहाँ बड़े बड़े फार्मों में पशु पाले जाते हैं, जिन्हें क्वांटिस्को कहते हैं। और इन पशु पालकों के केंद्रों पर पशुओं को देखने वाले काउबॉय चारावाह भी होते हैं। उन्हें ग्वांको कहा जाता है, ग्वाउचो कहा जाता है। जैसे भारत में पशुचारकों को, पशुपालकों को ग्वाले कहा जाता है, तो यहाँ उन्हें ग्वांको कहा जाता है। वैसे भी इसे गेहूं और पशुओं का देश कह रहे हैं। और जब पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है तो उन पशुओं का मांस बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है। तो दुनिया में मांस के निर्यात में अर्जेंटीना का प्रमुख स्थान है। कहीं कहीं तो आपको पढ़ने मिलेगा कि दुनिया में डिब्बा बंद मांस के निर्यात में नंबर 1 है ये पशुओं और गेहूं का देश अर्जेंटीना। ध्यान रखना, अर्जेंटीना जो किसी चीज के कारण कहते हैं कि पंपास घास के अलावा अर्जेंटीना अपने
पेंटागोनिया के डेजर्ट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ चलती है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, और हमने कहा था जहाँ ठंडी जलधारा होगी वहाँ मरुस्थल भी होगा। ध्रुवों से उठने वाली फॉकलैंड की ठंडी जलधारा यहाँ पेंटागोनिया के मरुस्थल का निर्माण करती है, पेंटागोनिया पठार का निर्माण करती है, जो अटकामा के अलावा साउथ अमेरिका का दूसरा मरुस्थल माना जाता है। तो अर्जेंटीना की कहानी तो यहाँ तक हुई, लेकिन ध्यान रखना, और इस अर्जेंटीना में राजकीय भाषा है स्पेनिश, क्योंकि जैसे ब्राजील पुर्तगाल का उपनिवेश था, ऐसे ही अर्जेंटीना स्पेन का उपनिवेश था, इसलिए वहां पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है। और अर्जेंटीना के जस्ट सामने है एक फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड आइलैंड, और ये फॉकलैंड द्वीप को लेके अर्जेंटीना में और यूके में संघर्ष हुआ, लेकिन उस संघर्ष में यूके की जीत हुई, और कहते हैं जनमत संग्रह भी हुआ, तो वो यूके के पक्ष में गया। इसलिए इस फॉकलैंड जो अर्जेंटीना के निकट है, लेकिन उस पर यूके का आधिपत्य माना जाता है। अगर बात अर्जेंटीना की हो रही है और फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात ना हो, फुटबॉल की बात ना हो, क्योंकि दुनिया में फुटबॉल के पर्याय अगर कोई महाद्वीप हैं तो एक यूरोप है और एक दक्षिण अमेरिका। जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो सामान्यतः मीडिया में ये बात होती है कि दो महाद्वीपों की लड़ाई है, दो महाद्वीपों में से कहीं जाएगा फुटबॉल का वर्ल्ड कप, या तो यूरोप जाएगा या दक्षिण अमेरिका, क्योंकि दुनिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत है ब्राजील, और उसी के साथ नाम लिया जाता है अर्जेंटीना का। और अर्जेंटीना ने 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप लेटेस्ट लियोनेल मेसी की कप्तानी में जीता, जो दुनिया में अभी सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। तो खैर, अर्जेंटीना फुटबॉल के लिए भी चर्चित है, लियोनेल मेसी बहुत चर्चित हैं, और कहते हैं एक और खिलाड़ी हैं डियागो मैराडोना, जिन्हें दुनिया पेले के बाद कहते हैं फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानती है। अगर साउथ अमेरिका की चर्चा ना हो, साउथ अमेरिका की चर्चा हो और फुटबॉल की चर्चा ना हो, तो ये बेईमानी होगी किसके साथ? साउथ अमेरिका के साथ। ध्यान रखना, इसकी संसद का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस है। और अब आगे बढ़ते हैं हम अर्जेंटीना के साथ लगे हुए एक देश उरुग्वे। आप ध्यान रखना, अर्जेंटीना से ही गुजरती है मकर रेखा भी। ध्यान रखना, अर्जेंटीना से गुजरती है मकर रेखा, और यही एक आपको छोटा सा द्वीप मिलेगा, टेरा डेल फिगो। टेरा डेल फिगो, जिसका हमने नाम नहीं लिखा है, ये टेरा डेल फिगो, और ये मैगलन जल संधि से अलग होता है। एक जल संधि यहाँ है जिसका नाम है मैगलन जल संधि, और ये वही मैगलन महोदय हैं जिन्होंने पूरे विश्व की परिक्रमा पहली बार की थी। उन्हीं को सम्मान देते हुए इस जल संधि का नाम रखा गया है। टेरा डेल फिगो को साउथ अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि का नाम रखा गया है मैगलन जल संधि, क्योंकि मैगलन महोदय ने यहीं से दुनिया की समुद्री यात्रा शुरू की थी। अब अर्जेंटीना से आगे बढ़ते हुए हम उरुग्वे पर पहुंच जाते हैं। छोटा सा देश हमें दिखाई दे रहा है, जो साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है, दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है, जिसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। जैसे हमने याद कराया था इक्वेटर का डोर इक्वेडोर, और वहाँ के लोग होते क्यूटो, तो राजधानी क्यूटो। वैसे ही हमने याद दिलाया था कि पेरू लीमा पेड़ती हैं, तो पेरू की राजधानी लीमा। ऐसे ही बोला तो बोलाविया की राजधानी लापाज। तो बोले मोंटेवीडियो कहाँ देख रहे हैं? तो मोंटेवीडियो देख रहे हैं उरुग्वे में। मोंटेवीडियो राजधानी है किसकी? उरुग्वे की, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा देश है। और उरुग्वे एकमात्र देश है जो उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। उरुग्वे एकमात्र देश है जो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये फैक्ट आप ध्यान रखना, ये तथ्य आप याद रखना कि उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा 1930 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत इसी उरुग्वे से हुई थी, और इस उरुग्वे ने जीता था पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप। 1930 में
उरुग्वे से हुई थी फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत और उसका विजेता बना था कौन? उरुग्वे। ध्यान रखना 1930 फुटबॉल वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग। और कहते हैं उरुग्वे की एक बात और है कि WTO की जब स्थापना हो रही थी 1990 के दशक में, तो उरुग्वे में वार्ता का आयोजन किया गया था और उसने WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उरुग्वे से अब आगे बढ़ते हैं हम अपने साउथ अमेरिका के आखिरी देश पर। उसका नाम है ब्राजील। कहते हैं साउथ अमेरिका का पर्याय, फुटबॉल का पर्याय, द हाउस ऑफ कॉफी। दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा देश, दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश, और दुनिया में फुटबॉल के 5 वर्ल्ड कप जिसने जीते हैं। यहाँ 5 का आंकड़ा बार बार आ रहा है। दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा देश कौन है? ब्राजील। दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश कौन है? ब्राजील। दुनिया में सर्वाधिक फुटबॉल वर्ल्ड कप 5 बार किसने लिए हैं? ब्राजील ने। दुनिया में कॉफी का हाउस किसे कहते हैं? ब्राजील को। दुनिया में एकमात्र देश जिससे 2 व्रत होकर गुजरते हैं, विषुवत व्रत और मकर व्रत, वो है ब्राजील। दुनिया में अमेज़न का सबसे बड़ा प्रवाह या अपवाह क्षेत्र किस देश में आता है? तो वो भी है ब्राजील। ध्यान रखना, जो ब्राजील दुनिया, खैर यूएनओ के स्थायी सदस्यों में तो नहीं है, लेकिन अमेरिका को अगर कोई चुनौती देता है पूरे अमेरिकी भूखंड में, तो वो है ब्रिक्स का एक सदस्य, संस्थापक सदस्य ब्राजील। हमने एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम ले लिया जिसका नाम है ब्रिक्स, BRICS, जिसमें भारत, कहते हैं आपके ब्राजील, रसिया, सॉरी बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर 2009 में बनाया था, और जिसमें बाद में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था। उस ब्रिक्स का संस्थापक और सक्रिय सदस्य है कौन? ब्राजील। शक्ति संतुलन में अमेरिका को बैलेंस करने के लिए ये 4 से 5 राष्ट्र इकट्ठे हुए थे, उनमें से एक ब्राजील भी था। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पालो है, और एक और बड़ा शहर है रियो डो जेनेरो। ध्यान रखना, ब्राजील जिसे कॉफी का हाउस या हाउस ऑफ कॉफी कहा जाता है। इस ब्राजील से मात्र 2 देशों की सीमा नहीं लगती, बाकी सारे देशों को कवर करता है कौन? ब्राजील। वो 2 देश हमने बताए थे, एक देश था इक्वाडोर और एक था चिली। बाकी सारे देशों से ब्राजील की सीमा लगती है, और ब्राजील की सबसे ज्यादा सीमा लगती है बोलाविया से। इसी ब्राजील में बोरो जनजाति पाई जाती है। इसी ब्राजील में कॉफी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, और इस ब्राजील में, कहते हैं कॉफी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो वहाँ कॉफी या कहवा के बीजों से प्राप्त होती है कॉफी। तो वो कहवा के बीजों को, कहते हैं कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है, और कहवा की मंडी एक शहर साओ पालो कही जाती है। साओ पालो जो ब्राजील के सबसे बड़े, कहते हैं शहरों में से एक है, उसे कहवा की मंडी कहा जाता है। और ये कहवा एक बंदरगाह सेंटोस से बिकता है, सेंटोस से विदेशों में निर्यात होता है, इसलिए उस सेंटोस को कहा जाता है कॉफी बंदरगाह। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कॉफी बंदरगाह सेंटोस। तो साओ पालो और सेंटोस के बीच के रेलवे मार्ग को कॉफी रेलवे मार्ग या कॉफी रेलवे कहा जाता है। कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं, कॉफी के बागान कहते हैं, कॉफी का आपका, कहते हैं कॉफी की मंडी, कहवा की मंडी, ये आपका साओ पालो कहलाता है, और कॉफी पोर्ट कहलाता है सेंटोस। आप याद रखना, कॉफी जो भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है, कॉफिया अरेबिका और कॉफिया रोबिस्टा किसमें? यहाँ भारत में होती है। वही कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है कहाँ? ब्राजील में। कहवा के बीज से कॉफी प्राप्त होती है। कहवा की मंडी साओ पालो है, और कॉफी बंदरगाह है कौन? सेंटोस। ध्यान रखना, ब्राजील में हम सारी चर्चाओं को करते जा रहे हैं। ब्राजील में अमेज़न नदी का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर हमने बताया था कि सबसे ज्यादा विषुवतीय वर्षा वन इसी ब्राजील में है, और उन विषुवतीय वर्षा वनों को
सेल्वोस कहा जाता है। विषुवतीय वर्षावनों को सेल्वोस कहा जाता है। दुनिया के सबसे घने जंगल इसी ब्राजील वाले अमेज़न के बेसिन में है, जिन्हें दुनिया का लंग्स, द लंग्स ऑफ वर्ल्ड या दुनिया के फेफड़े भी बोला जाता है, क्योंकि पेड़ आपकी गंदी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और आपको ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए इन विषुवतीय वर्षावनों को द लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। इसी ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय कैंपस घास के मैदान भी मिलते हैं। इसी ब्राजील में कैंपस घास के मैदान भी मिलते हैं। ब्राजील में कहते हैं इसकी पूर्वी उच्च भूमियों में, पूर्वी पठार में लोहे के बहुत बड़े संसाधन छुपे हुए हैं। खनिज संसाधनों के रूप में लोहा यहाँ बहुत पाया जाता है। ध्यान रखना, लोहा यहाँ बहुत पाया जाता है। उत्पादन में कॉफी के अलावा, कहवा के अलावा ये सोयाबीन का भी, कपास का भी, गन्ने का भी एक बहुत बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। सोयाबीन में अमेरिका के बाद ब्राजील का नाम आता है और उसके बाद अर्जेंटीना का नाम आता है। सोयाबीन के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में इस ब्राजील का बहुत नाम लिया जाता है। और हमने कहा था कि ब्राजील के पूर्वी तट पर जो समुद्री सीमा है, कहते हैं दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक समुद्री सीमा इसी ब्राजील की है और उसकी पूर्वी सीमा पर चलती है, कहते हैं ब्राजील की गर्म जल धारा। साउथ अमेरिका में हमने 3 जलधाराओं की बात की है और 3 जलधाराओं में हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा और ब्राजील की गर्म जलधारा की चर्चा हम यहाँ करेंगे। अमेज़न का मुख्य क्षेत्र, सेल्वोस विषुवतीय वन, कैंपस घास के मैदान, कहवा के बागान, फजेंडा, कॉफी का हाउस। ब्राजील इसके अलावा फुटबॉल के लिए भी बहुत जाना जाता है। शुरू में ही हमने बात कही थी कि फुटबॉल का पर्याय है ब्राजील और इसने 5 फुटबॉल के वर्ल्ड कप लिए हैं। 1930 से फुटबॉल वर्ल्ड कप जो उरुग्वे से स्टार्ट हुआ था उसको 5 बार लिया है। किसने? ब्राजील ने। और कोई देश नहीं है जिसने इतनी बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप लिया हो। और इसके एक बहुत सर्वकालीन महानतम खिलाड़ी जिनकी डेथ अभी अभी कुछ वर्ष पहले हुई है, वो पेले, जिन्हें काला मोती, ब्लैक पर्ल कहा जाता है। वो पेले जिनकी डेथ अभी कुछ वर्ष पहले हुई, उन्होंने 1283 गोल अपने जीवन में किए थे, इसलिए उनकी आत्मकथा का नाम भी 1283 1283 रखा गया। काले मोती पेले को कहते हैं अभी तक का सर्वकालीन फुटबॉल का खिलाड़ी माना जाता है। जैसे मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, वैसे ही पेले को आप फुटबॉल का जादूगर कह सकते हैं। एक व्यक्ति का नाम हमने डियागो मैराडोना लिया था, जो कहते हैं पेले के बाद दूसरे सर्वकालीन महान खिलाड़ी हैं और पेले जिन्हें काला मोती कहा जाता है। खैर, हम इनका वास्तविक नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा है, लेकिन पेले, काला मोती, ब्लैक पर्ल उन्हें बोला जाता है। और उसके बाद रोनाल्डो, रोबर्टो, रोनाल्डिनियो और वर्तमान में नेमार का नाम भी फुटबॉल के क्षेत्र में लिया जाता है। तो ये साउथ अमेरिका की पूरी कहानी, जिसको हमने शुरू किया था गुयाना, आपके ये 3 कंट्री से, और अंत में पहुंचाया हमने ब्राजील की यात्रा तक। हमने अपना एक प्रयास किया कि एक आध घंटे में सारे साउथ अमेरिका को समेटा जाए, लेकिन हो सकता हो हमारे प्रयास में थोड़ी कमी रह गई हो। बाकी हम अपने प्रयासों से इस कमी को पूरा करने का एक प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।